नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एरो इंडिया शो में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एरो इंडिया केवल शो नहीं, देश की ताकत है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह केवल शो नहीं है, यह देश की ताकत है। 21वीं सदी का भारत कोई मौका नहीं खोएगा, देश मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, यह भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत बढ़ रही है, नई ऊंचाई भारत की सच्चाई है, यह भी मोदी ने कहा। भारत के सामर्थ्य का प्रमाण आज प्रत्यक्ष है। भारत ने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प किया है। भारत में व्यापार निवेश करना अब आसान हो गया है। सबसे बड़े रक्षा उत्पादक देश बनने की दौड़ में अब भारत भी शामिल हो गया है। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों का इसमें प्रदर्शन किया गया। एरो इंडिया शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। 5 दिन के आयोजन में 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। एरो इंडिया शो में स्वदेशी तकनीक की झलक दिखाई दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह सिर्फ शो नहीं है, यह देश की ताकत है। तो एरो इंडिया शो का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। तो लगातार पेपर लीक के जो मामले सामने आ रहे थे, उसको लेकर सरकार हरकत में आई। नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पटवारी परीक्षा लीक होने के बाद, अफवाह के बाद कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अरुण कुमार समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने जी का जंजाल बन चुके पेपर लीक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सूबे में नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी में एंटी कॉपिंग एक्ट 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। पटवारी परीक्षा लीक होने की अफवाह मामले में यह कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था। पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देहरादून में पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच रविवार को पटवारी लेखपाल परीक्षा आयोजित की गई थी।
हितेश त्यागी हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। हितेश, एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था विपक्ष पेपर लीक मामले को लेकर, और यहां पर फिर सरकार हरकत में आई है, मुकदमा भी दर्ज किया है। ये अध्यादेश आ गया है और शासन हो या प्रशासन दोनों ही कदम है जो वो फूक फूक कर रहे हैं। कोई चूक ना हो जाए कि कहीं दोबारा फिर आंदोलन का मुंह देखना पड़े। लेकिन जिस तरीके से कल की जो परीक्षा है वो सकुशल संपन्न प्रशासन ने कराई है, क्योंकि उसके लिए भी जी का जंजाल बन गया था प्रशासन के लिए। और लगातार जिस तरीके से यूपी SSC हो या फिर विधानसभा की भर्तियां हो या फिर कोई अन्य भर्तियां हो, अब जब पटवारी का जो पेपर जब कल जो संपन्न हुआ है, सकुशल संपन्न हुआ है, लेकिन जिसके तहत सोशल मीडिया पर लगातार पटवारी भर्ती को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है, इसमें 2 लोगों के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और नकल विरोधी कानून के तहत इसमें यह मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि लगातार प्रशासन DGP अशोक कुमार अपील कर रहे हैं कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दे, क्योंकि संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जाए। जी हितेश, क्योंकि जो पहले मामले सामने आए थे उसमें डायरेक्ट पेपर लीक था, लेकिन यहां पे परीक्षा हो गई, उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैलाई गई कि यह भी पेपर लीक था, तो इसमें फिर किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मात्र अफवाह है। जी बिल्कुल, देखिए अफवाह फैलाने जो अफवाह फैला रहे हैं उन लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। अध्यादेश में जो कानून है उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुछ असामाजिक जो तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, वह भर्ती को लेकर अब गुमराह करने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इसमें अध्यादेश आया और लगातार शासन प्रशासन इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व है, असामाजिक तत्व है, गलत एलिमेंट्स हैं, वो अब युवाओं को बरगलाने का काम इसमें कर रहे हैं। जी हितेश, आप हमारे साथ बने रहें। तो हितेश त्यागी हमारे संवाददाता हमें बड़ी खबर यहां पर दे रहे थे कि पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार ने की है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने लाठीचार्ज पर अपना विरोध जताया है। धामी सरकार पर बरसे पूर्व CM हरीश रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया था उसके विरोध में कांग्रेस उतर आई है। धामी सरकार पर बरसे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हरीश रावत ने भी सरकार को घेरा है और उनका कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत यह लाठीचार्ज किया गया है। आंदोलन खत्म करने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है, यह भी कह रहे हैं हरीश रावत। छात्रों के धरने में ABVP कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। असामाजिक तत्व थे तो ABVP के थे, विद्यार्थी परिषद के लोग थे। स्टूडेंट्स के मूवमेंट को तोड़ने के लिए भाजपा ने ये षड्यंत्र रचा और पथराव किया। पथराव करने वाले जो परीक्षारत और दूसरे नौजवान है वो नहीं है। अब उनको उनका मूवमेंट जब बल पकड़ने लग गया तो भाजपा ने षड्यंत्र पूरा, अपने लोग वहां पे, और पुलिस से कहा तुम रिटेलिएट करना जैसे ही आएगा। आपको पुलिस बैंड के वो आ रहे हैं जिनके हाथ में गुम्बे हैं, पत्थर चलाए। इसमें दोनों तरीके के संदेह है। एक संदेह यह है कि भाजपा का एक हिस्सा इसमें सम्मिलित था जो श्री धामी को बदनाम करना चाहता है, ये भी हो सकता है। और ये भी संभव है कि छात्रों को भी, छात्र आंदोलन को भी, छात्रों मूवमेंट को भी तोड़ने के। आप अगर वीडियो को देखें, लाठीचार्ज कब हुआ, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। उन वीडियो को जूम करके आप देखें, 2 पुलिस वाले पत्थर उठा रहे हैं, एक वो पत्थर उठा के पीछे जाते हैं। एक सब इंस्पेक्टर एक लड़की को जोर से उसके पैरों में डंडा मारता है, उसके पैर में डंडा लगा, वो चीखती है। उसके बाद एक लड़के के घुटने में डंडा मारता है और फिर लाठीचार्ज हो जाता है। इस बीच वो 2 पुलिस वाले जो पत्थर उठा के ले जाते हैं, वो पीछे से पुलिस पे पत्थर मारते हैं और तब पुलिस लाठीचार्ज करती है। लड़कियों के हाथ में पत्थर तब हैं जब लाठीचार्ज हो गया, बहुत बाद में शुरुआत किसने पत्थर डालने की है। ये सुनियोजित प्लानिंग थी। और देहरादून में छात्रों पर लाठीचार्ज का कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने भी विरोध जताया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नंदा बिष्ट ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार से सत्ता छोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर बीजेपी सरकार लाठियां दे रही है। आज प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। नंदा बिष्ट ने कहा कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक भर्ती घोटाले की CBI जांच नहीं होती तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।
जो युवाओं पर अपना जोर आजमा रही है, जल्द ही धाकड़ धामी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो लाठी डंडों से बेरोजगारों पर लाठी डंडे भांजने का काम कर रहे हैं, खून खून करवाने का जो काम कर रही है सरकार, और जेल भेजने का काम कर रहे हैं हाकम जैसे एक सरकार सहयोगी मानकर उसको बेल देने का काम कर रही है। उसके साथ साथ सरकार को सोचना चाहिए, जिस प्रकार से युवा आज सीबीआई और निष्पक्ष जांच के लिए बैठे हैं, और उनको जो चोटिल युवा ठीक होने तक और जो निष्पक्ष जब तक जांच नहीं होती है, और सरकार वादा नहीं करती है कि निष्पक्ष जांच होगा, और निष्पक्ष जांच के बाद पेपर भी अगर होते हैं और वो सरकार जिम्मेदारी ले कि सर पेपर होते हैं, और उसके बाद पेपरों के बाद बच्चे अपने विश्वास के साथ पेपर देके निकलेंगे, तो उसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ अगली डेट उसके बाद ही निकालें। पूरे प्रदेश में एक कलंकित करने का काम किया भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश को। देवभूमि भाजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। तो नंदा बिष्ट को आपने सुना, लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करे। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। पहले हितेश के पास चलते हैं। हितेश, काफी किरकिरी सरकार की हो रही है जिस तरीके से छात्रों के ऊपर ये लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि इसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर भी लोग काफी शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई इन छात्रों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए पहले जिस तरीके से पथराव की जो स्थिति वहां पर बनी, क्योंकि जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष थे बॉबी पवार, वो वहां पर आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलन में कुछ बताया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व थे या किसी अन्य संगठन के लोग थे या अन्य पार्टियों के लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन दिखाई वहां पर से कांग्रेस के भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने पहले उस भीड़ को समझाने का काम किया, उसके बाद में भीड़ नहीं समझ पाई, भीड़ ने और ज्यादा उग्र होकर आंदोलन शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसके विरोध में जो युवा थे उन्होंने बैक साइड से आकर वापस पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें काफी पुलिस वाले भी घायल हुए। हालांकि उन जो लोग हैं उनको वीडियो के माध्यम से गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रयास में अब पूरा प्रशासन अमला यहाँ पर लग गया है। लेकिन जो बीजेपी का जो कहना है, जो बीजेपी का तर्क है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इन युवाओं के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है और अपनी जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस उसे तलाशने में अब लग गई है। हरीश रावत है, एक हफ्ते के लिए इनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सड़कों पर उतर हरीश रावत, उनके तमाम प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष सड़कों पर उतर आंदोलन कर रहे हैं, डीजीपी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। ऐसे में स्थिति बेहद चिंताजनक हो जाती है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। जी हितेश, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, अगर देखा जाए तो एक और मौका दे दिया विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर हमला करने का। जिस तरीके से हमने हरीश रावत को सुना, हरक सिंह रावत को सुना, उन्होंने कहा पहले पत्थर नहीं थे, पत्थर तो बाद में आए छात्रों के पास, पुलिस ने ज्यादा बर्बरता दिखाई। फिर हम नंदा बिष्ट को भी सुन रहे थे, तो विपक्ष को हमलावर होने का एक और मौका दे दिया बीजेपी ने। देखिए रवीश, विपक्ष ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता है जिसमें सरकार को घेरा ना जाए। हालांकि हम देख रहे हैं कि जिस दिन से ही लाठीचार्ज हुआ है उसी दिन से लगातार जो विपक्ष है इस मुद्दे को कैच कर रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जो विपक्ष के नेता है लगातार सरकार को घेर रहे हैं। और आपने सुना है कि किस तरह से हरीश रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक गुट है जो लगातार इस तरह का कार्य कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो वहां पर छात्र थे वो भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे। यानी ये कहना उनका है साफ तौर पर कि लगातार ही भारतीय जनता पार्टी ही ये आंदोलन खत्म करने के लिए एक साजिश रच रही है। हालांकि हमने देखा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्य सरकार किस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई भी कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जेईई परीक्षा हो या फिर पटवारी पेपर लीक हो, दोनों ही मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। बावजूद इसके भी जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेर रहा है। रवि, संजय, आपकी बात हुई होगी इन छात्रों से, बेरोजगार संघ से, उनकी क्या मांग है? जिस तरीके से हमने देखा लाठीचार्ज की जो तस्वीरें आई थी, काफी ज्यादा छात्र उसमें घायल भी हो गए थे। देखिए, निश्चित तौर पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं उनकी एक सीबीआई मांग हो। हालांकि शांत तरीके से ये छात्र लगातार ही देहरादून मांग कर रहे थे कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, लेकिन इस बीच में कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं, जिसके बाद वहां पर आंदोलन बढ़ जाता है। हालांकि उसी दिन के बाद से ही लगातार जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक के बाद एक इस तरह के घोटाले होते हैं, छोटे लोग होते हैं वो जेल चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर में आराम की नींद सोते हैं। यानी कहा जा सकता है कि लगातार जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। अब देखने वाली बात होगी सरकार पर किस तरह घेरते हैं और किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाती है। रवि,
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय पुंडीर तमाम जानकारी देने के लिए। हितेश त्यागी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हितेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। जगह का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुड़की में हवाई अड्डे का जो प्रस्ताव है उसकी लोकेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे वहां पे मंत्री सतपाल महाराज। जगह का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रुड़की में हवाई अड्डे को लेकर बोले सतपाल महाराज। हरिद्वार में 2 स्थानों को चिन्हित किया गया है। हवाई अड्डा बना तो विदेशी सीधे हरिद्वार आ सकेंगे, दूसरे देशों से सीधे हरिद्वार लाई जा सकेंगी अस्थियां। उत्तराखंड के रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने पर विचार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस बारे में जानकारी दी है। जगह का जायजा लेने रुड़की पहुंचे सतपाल महाराज। सतपाल महाराज ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 2 स्थानों को चिन्हित कर सरकार को रिपोर्ट भेजी है। अगर यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाता है तो दूसरे देश के लोगों को यहां आने में कोई परेशानी नहीं होगी। एयरपोर्ट की सुविधा से विदेशी अपने पूर्वजों की अस्थियां सीधे हरिद्वार ला सकेंगे और सीधे हरिद्वार में आकर गंगा आरती में भी शामिल हो सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बनाने से यहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में मेरे निजी विचार हैं। हरिद्वार में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए। इससे जो है हमारे हरिद्वार का महत्व बढ़ेगा और जो सभी लोग जो है यहाँ आएंगे, हमारे लॉस एंजल्स से, लंदन से, न्यूयॉर्क से और उसके बाद और भी देशों से यहाँ सीधे जहाज उतरेंगे और यहाँ लोग उतरेंगे और यहाँ पर जो है हमारी 4 धाम यात्रा में शामिल होंगे। योगा फ्लाइट्स होंगी, ध्यान फ्लाइट्स होंगी और जो यहाँ पर धर्मगुरु हैं उनके शिष्य भी सीधे आ सकेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। ये मेरा निजी सुझाव है। हमने भूमि का चयन किया है और अगर बन जाता है तो यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे जो युवक बच्चे भटक रहे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो सतपाल महाराज जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि 2 स्थानों को चिन्हित किया गया है, रिपोर्ट भेज दी गई है और अगर हरिद्वार के आसपास के इलाके में एयरपोर्ट बनता है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है तो विदेशों से जो लोग आते हैं वो सीधे हरिद्वार आ सकेंगे। उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे हरिद्वार आएंगे और यहां पर गंगा आरती में भी हिस्सा ले सकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं चमोली की तरफ, जहां जोशीमठ क्षेत्र की पंचम केदार कल्पेश्वर धाम की भूमि पर कल्प घाटी के देवग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़क को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। सड़क बनने को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जोशीमठ प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष सरस्वती देवी और यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रतिनिधि अभिजीत प्रकाश ने भी ग्रामीणों को समर्थन दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक गीरा बांसा सड़क पर काम शुरू नहीं होता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सड़क का काम शुरू न होने तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। सड़क को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, जमीत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान पर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। उनके इस बयान के बाद संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने कहा है कि मदनी अपने इस बयान को लेकर अपनी मंशा साफ करें और अपने इस अटपटे बयान को लेकर देश के लोगों से माफी मांगे। वहीं भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने भी मदनी के बयान पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि मदनी को हिंदू धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और वो जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अरशद मदनी के बयान का विरोध करते हैं। इस तरह का ये सर्वधर्म सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था और मदनी जी का बयान था, तो उसमें बाकी जो धर्माचार्य थे उनको ये बात बहुत बुरी लगी और बुरी लगने के कारण वो उठ के चले गए। तो ऐसे सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। तो ऐसे में अगर मान लो लोगों को बुरा लगा है तो मदनी जी को चाहिए कि वो अपना सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि जो मुझसे निकल गया भाई, वो आइंदा मैं इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। तो स्वयं अपने इस्लाम की जानकारी होनी चाहिए। इस्लाम धर्म की जो आयु है वो 1400 वर्ष है
जो उन्होंने बयान दिया वो बयान तो जो है लाखों वर्षों का है। मनु जो थे वो लाखों वर्ष से, वो कैसे जो है उनको जो है हम पीर बता सकते हैं, या उनको जो है आका बता सकते हैं, या उनको मोहम्मद बता सकते हैं। ये तो जो है इतनी भी जो बात है, ये उन्होंने राष्ट्र को एक तरीके का भ्रमित करने के लिए और अपने को विद्वान माने। वो विद्वान तो है नहीं, उन्होंने ये जो शब्द कहे इसकी घोर निंदा करते हैं। हरिद्वार से एक और खबर, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां आईआईटी रुड़की के एक छात्र की डूबकर मौत हो गई। छात्र प्रोजेक्ट के सिलसिले में प्रोफेसर से मिलने आया था, जिसकी गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नागौर राजस्थान के निवासी और आईआईटी रुड़की में पढ़ने वाले 5 छात्र प्रोफेसर राम मनोहर से मिलने हरिद्वार आए थे और इसी दौरान वो नील धारा स्थित गंगा घाट पर गंगा स्नान करने चले गए। लेकिन इनमें से एक छात्र नदी में डूब गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मृतक के दोस्त उसका वीडियो बना रहे थे। गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो छात्र की डूबने से मौत हो गई। अपने यहाँ पर घाट पर आया था और चूंकि वो खुद ही स्विमिंग करता भी था और स्विमिंग और भी दोस्त कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवर स्विमिंग या बीच में जाने के कारण वो नहीं स्विम कर पाया। उसने मदद के लिए किया, तब तक जल पुलिस पहुँचती, लेकिन इसके बाद डूबने से मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को निकाल लिया गया, परिजनों को सूचित कर दिया। हरिद्वार से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां दामाद ने गला दबाकर सास की हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक मृतका यूपी के बिजनौर की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। तो हरिद्वार में से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।